सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 15 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन न्यू कोड्स अफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ तमिलनाडु लेबर कोड्स। तो यहाँ पे स्टेट्स के जो लेबर कोड्स हैं उसमें अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड्स 2020 है उसको 21 नवंबर को नोटिफाई कर दिया गया है। लेकिन जो पुराने लेबर लॉज है जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट, इनको फॉर्मली जो है रिपील करने का नोटिफिकेशन नहीं आया है। और इसी डिले की वजह से जो डिसमिसल्स हैं या सर्विस कंडीशन से जुड़े हंड्रेड्स ऑफ केसेस जो है पेंडिंग है। तो ये कौन से इंडिया के चार न्यू लेबर कोड्स हैं? तो पहला है कोड ऑन वेजेस 2019। तो इसमें जो है किस पर फोकस किया गया है? जो मिनिमम वेज है या पेमेंट ऑफ वेजेस, बोनस, रेन्यूमरेशन, तो सारे सेक्टर्स को कवर करता है, ऑर्गेनाइज्ड प्लस अनऑर्गेनाइज्ड। और दूसरा है जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। ये फोकस करता है बेसिकली जो ट्रेड यूनियंस हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, ले ऑफ है, रिट्रेंचमेंट है, क्लोजर है इंडस्ट्रीज का, वो सारा चीज़ें। और जो थर्ड है वो है आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये किस पर फोकस करता है? जो भी एम्प्लॉयज़ की जो प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी है, मैटरनिटी बेनिफिट है, इन सब को फोकस करता है। मेनली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, गिग है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, उन सबको। और जो फोर्थ है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। तो ये फोकस करता है जो वर्क प्लेस की सेफ्टी को लेके, हेल्थ स्टैंडर्ड, वर्किंग आवर्स सेट करता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडिया हैज़ नेवर अलाउड एक्टिविटीज़ इनमिकल टू बांग्लादेश, सेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो बांग्लादेश ने बेसिकली क्या किया, इंडिया पर आरोप लगाया है कि उनकी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो अब इंडिया में रह रही हैं, वो बेसिकली आग लगाने वाले या वायलेंट स्टेटमेंट दे रही हैं। तो बांग्लादेश का कहना है कि इन स्टेटमेंट से उनके जो सपोर्टर हैं बेसिकली वायलेंस या टेररिस्ट अटैक कर सकते हैं, जिससे आने वाले जो इलेक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इंडिया ने क्लैरिफाई किया कि जो है इंडिया अपनी टेरिटरी कभी भी किसी नेबरिंग जो कंट्रीज़ है उसके खिलाफ यूज़ होने नहीं देता। और इंडिया ने बोला कि जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन करे और पीसफुल इलेक्शन जो है करवाए। तो बांग्लादेश ने इंडिया से जो है शेख हसीना को वापस भेजने की मांग फिर से की है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, अर्ली जेस्टेशनल डायबिटीज़ अफेक्ट्स अबाउट 1 इन 5 प्रेग्नेंट वुमेन। तो इस स्टडी का मतलब क्या है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं का जो ब्लड का शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, जिससे बेसिकली जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। और ये 2 टाइप का होता है, एक तो अर्ली जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते से पहले जो है शुगर हाई हो जाता है इसमें। और जो दूसरा होता है लेट जेस्टेशनल डायबिटीज, जिसमें प्रेगनेंसी के 24 से 28 हफ्ते के बीच में शुगर जो है वो बढ़ती है। तो स्टडी ने पाया कि हर जो 5 वुमेन्स है उसमें से एक को अर्ली जो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो जिन वुमेन्स में अर्ली जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है उन्हें फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का रिस्क जो है ज़्यादा रहता है। और अर्ली जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाली वुमेन्स हैं उनमें अक्सर जो है वेट, बीपी, शुगर और फैमिली हिस्ट्री पहले से ही होती है। और इसलिए डॉक्टर्स कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी के शुरू में ही शुगर को टेस्ट करा लेना चाहिए, ताकि जो मदर और बेबी है दोनों सेफ रहे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, नो लिंक बिटवीन कोविड वैक्सीन एंड सडन डेथ्स स्टडी। तो यहाँ पे एम्स दिल्ली में की गई एक नेशनल स्टडी है, उसमें ये क्लियर किया गया कि जो कोविड-19 वैक्सीनेशन किया गया और जो यंग एडल्ट्स हैं जिनमें सडन डेथ्स हुई हैं, जो 18 से 45 साल के बीच के हैं, तो उनके बीच कोई कैजुअल जो है लिंक वो नहीं है। और इस स्टडी से जो है कि कोविड वैक्सीन की जो सेफ्टी है वो रीअफ़र्म होती है। ऐसे पहले भी कई सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं। और रिसर्च के मुताबिक जो यंग एडल्ट्स हैं उसमें सडन डेथ का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो कोरोनरी आर्टरीज डिजीज़ है। और इसके बाद जो रेस्पिरेटरी कॉजेज़ हो गए, कुछ और अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स जो है आते हैं, जिनके लिए और रिसर्च की जो है ज़रूरत है। ऐसा इस पूरे स्टडी जो आईसीएमआर की स्टडी है उसमें पब्लिश हुई है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, बिल फॉर ओवरहॉल ऑफ हायर एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाइकली सून। तो यहाँ पे गवर्नमेंट हायर एजुकेशन के लिए एक नया लॉ ला रही है, जिसका नाम क्या है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। और ये बिल जो है इससे क्या बदलेगा, अब तक जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अलग अलग बॉडीज़ रेगुलेट करती थी, जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटीई और एनसीटीई। तो ये सब रेगुलेट करती थी, लेकिन नए बिल में इन सबको एक अम्ब्रेला बॉडी के अंडर लाया जा रहा है, जिसका नाम होगा बेसिकली
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। तो अब ये विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान में जो है इसमें 12 मेंबर्स होंगे टोटल, और इसके नीचे 3 अलग-अलग काउंसिल्स होंगी, जिसमें पहली काउंसिल जो होगी विनियम परिषद होगी, यानी कि ये रेगुलेटरी बॉडी होगी, जो रूल्स और जो कंट्रोल्स है वो बनाएगी। सेकंड जो बॉडी है वो गुणवत्ता बॉडी है। गुणवत्ता मतलब जो है जो आपकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटी को चेक करेगी। और जो थर्ड है वो है मानक परिषद। मानक परिषद ये जो है पढ़ाई, रिसर्च और सिलेबस के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट करेगी। तो फंडिंग का क्या होगा? फंडिंग में बेसिकली अब यूजीसी जो है डायरेक्टली पैसा वो नहीं देगा, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके थ्रू होगा फंडिंग का काम। और जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, जैसे मेडिकल है या डेंटल है या लॉ है, नर्सिंग जैसे कोर्सेज, इससे जो है वो बाहर रहेंगे। तो और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो अच्छी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको इंडिया में कैंपस खोलने की इजाज़त होगी, और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को बाहर बाहर कैंपस खोलने को सपोर्ट मिलेगा, और एजुकेशन को बिजनेस बनने से रोकने की पॉलिसी भी बनेगी, ऐसा इस पूरे आर्टिकल में बोला है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, कोर्ट्स मस्ट प्रोटेक्ट नॉट रेगुलेट फ्री स्पीच। तो यहाँ पे कोर इशू क्या है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो डेमोक्रेसी का बैकबोन है, और आमतौर पर जो है थ्रेट इसको जो होता है वो गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर से होता है। लेकिन जो रणवीर अलाहाबादिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसके बाद ये कंसर्न उठा के जो सुप्रीम कोर्ट है खुद जो है फ्री स्पीच को खतरे में डाल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट ऑब्जर्वेशन, कोर्ट ने कहा कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं ऑनलाइन कंटेंट के लिए जो है वो काफ़ी नहीं है रेगुलेट करने के लिए। इसके लिए न्यूट्रल ऑटोनमस जो है रेगुलेटरी बॉडीज बननी चाहिए, और गवर्नमेंट को ड्राफ्ट रूल्स जो है वो पब्लिक करके फीडबैक लेना चाहिए। इससे क्या हुआ लेकिन कि कोर्ट ने केस का स्कोप जो है वो बढ़ाकर जो कंटेंट रेगुलेशन पर डिस्कशन शुरू कर दी, जो ओरिजिनल केस का हिस्सा ही नहीं थी। बोलते हैं कि जो एग्जिस्टिंग लॉ फ्रेमवर्क है उसमें कई सारे ऑलरेडी लॉज हैं, और इतने लॉज होने के बावजूद ज़्यादा रेगुलेशन जो है वो डेंजरस हो सकता है। जैसे कि हमारे पास आईटी एक्ट है, जो कि ऑब्ससिनिटी, हैकिंग, प्राइवेसी वायलेशन, साइबर टेररिज्म जैसे चीज़ों को हैंडल करता है। दूसरा है भारतीय न्याय संहिता, जो ऑब्ससिनिटी रिलेटेड सेक्शंस हैं, जिसमें आईटी रूल्स हैं, जो कि इस चीज़ 2021। तो इन सब लॉज होने के बावजूद जो है ज़्यादा रेगुलेशन डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसर्न बताते हैं कि जो कंटेंट रेगुलेशन है या फिर लॉ मेकिंग है वो पार्लियामेंट का काम है, कोर्ट का नहीं है। और कॉमन कॉज जो 2008 का केस था उसमें कोर्ट ने खुद कहा था कि हर प्रॉब्लम कोर्ट जो है वो सॉल्व नहीं कर सकती। कोर्ट के पास टेक्निकल जो एक्सपर्टीज़ है उसकी भी लिमिटेशन होती है, स्पेशली ऑनलाइन मीडिया की। तो इसके बाद जो सहारा का केस था 2012 में, उसमें मीडिया का जो प्री सेंसरशिप है अवॉइड होना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने बोला। और रेस्ट्रिक्शंस जो है सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट और रीजनेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स की बात करते हैं कि आर्टिकल 19(2) में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके ग्राउंड्स क्लियरली डिफाइंड है। और जो कौशल किशोर का केस है 2023 का, उसमें बोला गया कि आर्टिकल 19(2) के बाहर कोई भी जो है एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन अलाउड नहीं है। तो कोर्ट का रोल है कि सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस जो हैं उसकी रीजनेबलनेस उसको चेक करना, ना कि नए रेस्ट्रिक्शंस बनाना। तो और उसके बाद जो आदर्श हाउसिंग केस हुआ उसमें कोर्ट ने कहा कि फिल्म डिस्क्लेमर जो है वो डिसाइड करना सेंसर सेंसर बोर्ड का काम है, कोर्ट का काम नहीं है। और अगर इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की बात करें तो यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, इनमें जो है पहले प्री सेंसरशिप जो है वो नहीं लगाते हैं, लेकिन बाद में अगर कोई गलत कंटेंट होता है तो उसको बाद में रिमूव करते हैं और फाइन लगाते हैं। लेकिन चाइना और रशिया जो जो अथॉरिटेरियन कंट्रीज, इन सब में हैवी सेंसरशिप, सर्विलेंस और प्री सेंसरशिप बहुत ज़्यादा हैवी है। बेसिकली रिस्क ये है कि ज़्यादा जो सख्त लॉज से डेमोक्रेसीज भी अथॉरिटेरियन डायरेक्शन में वो जा सकती हैं। तो ओवरऑल कंसर्न की बात करते हैं कि अगर कोर्ट्स जो है स्ट्रिंजेंट ऑनलाइन जो रेगुलेशन पुश करें और सेंटर भी एग्री कर ले, तो जो फ्री स्पीच है सीरियसली एंडेंजर्ड हो जाता है, और कोर्ट्स को लॉ मेकिंग से दूर रहना चाहिए। और तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रोल बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पायर है, लॉ मेकर वो नहीं है। और सलमान रुशी, फ्री स्पीच इज द होल थिंग, द होल बॉल गेम, द फ्री स्पीच इज लाइफ इटसेल्फ। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, द सेंटर मस्ट मेक बर्न्ट एरिया एस्टिमेट्स ऑफ स्टबल पब्लिक। तो यहाँ पे बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कहा कि पंजाब और हरियाणा में जो स्टबल बर्निंग के केसेस हैं
2022 के मुकाबले 2025 में 90% जो है वो कम हो गए हैं। तो स्टबल बर्निंग का मतलब है किसान जो पैडी की फसल है उसके बाद खेतों में जो बचे हुए उनके डंठल हैं यानी कि स्टेम्स हैं वो जला देते हैं ताकि जल्दी से वीट की फसल लगाई जा सके। लेकिन पिछले 10 से जो 15 सालों में ये जो बर्निंग है दिल्ली और एनसीआर के जो अक्टूबर और नवंबर में पॉल्यूशन का बड़ा रीज़न है। और इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कैरेट एंड स्टिक अप्रोच यूज़ किया। एक तरफ फाइन और दूसरी तरफ सब्सिडाइज जो है मशीन्स यानी कि ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स और स्टेबल को थर्मल प्लांट्स में बेचने का इंसेंटिव जो है देना स्टार्ट किया। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या सच में स्टेबल बर्निंग जो है कम हुई है? तो यहाँ पे बोलते हैं गवर्नमेंट अपने क्लेम्स के लिए सैटेलाइट जो है जो भी दिखे एक्टिव एक्टिव फायर काउंट्स है उसको यूज़ कर रही है। मतलब कितनी जो है फायर सैटेलाइट्स को दिन में दिखी। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये पूरी सच्चाई नहीं बताता। और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने जब बर्न्ट एरिया जो है वो देखा यानी एक्चुअल कितनी ज़मीन जो है उसमें फायर जली है तो पिक्चर जो है बिल्कुल अलग निकली। बर्न्ट एरिया जो है सिर्फ 30% से ही कम हुआ। लगभग 2022 की बात करें तो लगभग 31,500 स्क्वायर किलोमीटर था। 2025 में जो है ये 19,700 स्क्वायर किलोमीटर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि फार्मर्स ने बर्निंग के टाइम जो है वो बदल दिया है। गवर्नमेंट जो सैटेलाइट यूज़ करती है वो सुबह 10 से बेसिकली 1:30 बजे के बीच डेटा रिकॉर्ड करती है। तो रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि फार्मर्स ने शाम को आग लगानी शुरू कर दी है ताकि सैटेलाइट्स उसको ना पकड़ पाएँ। और एक और सैटेलाइट जो जिसका नाम है मीटियोसैट जो एक एक ही जगह को कंटिन्यूअसली देखता है, उसने क्लियरली दिखाया है कि फायर्स इवनिंग की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गई हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को बोला था कि सिर्फ फायर काउंट नहीं बल्कि बर्न्ट एरिया जो है वो का डेटा निकाला जाए। और लेकिन अब जो है अब तक गवर्नमेंट ने जो है ईयर वाइज बर्न्ट एरिया डेटा जो है वो पब्लिक नहीं किया। तो डेटा को सेलेक्टिवली दिखाना पब्लिक ट्रस्ट को कम करता है। और गवर्नमेंट सच में एयर पॉल्यूशन से लड़ना चाहती है तो उसे ट्रांसपेरेंट और कंप्लीट डेटा जो है सामने लाना होगा, वरना पॉल्यूशन का प्रॉब्लम सिर्फ नंबर में जो है कम होगा और वो रियल एक्चुअल एयर में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे द राइट मोमेंट टू बूस्ट इंडिया इथोपिया टाइज। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इथोपिया आज बेसिकली अफ्रीका का सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री में से एक है और इसकी पॉपुलेशन लगभग 109 मिलियन है और ये अफ्रीका की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में जो है काउंट होता है। तो इथोपिया का लोकेशन जो है बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है जो ग्लोबल ट्रेड और जो सिक्योरिटी के लिए बहुत स्ट्रैटेजिक माना जाता है। तो यहीं अफ्रीकन यूनियन का भी जो है हेडक्वार्टर अदिस अबाबा में लोकेटेड है जो इथोपिया में है। और डिस्पाइट जो इंटरनल चैलेंजेस हैं इथोपिया को एक रीजन का स्टेबलाइजिंग जो है फोर्स माना जाता है क्योंकि इसका जो मिलिट्री स्ट्रांग है और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में इसका रोल सेंट्रल रहा है काफ़ी। तो एनर्जी के फील्ड में भी इथोपिया का फ्यूचर ब्राइट है। हाइड्रो पावर और रिन्यूएबल एनर्जी में इसके पास इतना पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में रीजनल एनर्जी एक्सपोर्टर जो है बन सकता है। और बेसिकली अब इंडिया और इथोपिया के रिलेशन की बात करें तो इंडिया और इथोपिया के रिलेशंस कोई नए नहीं है। पिछले 100 साल से ज़्यादा टाइम तक इंडियन के जो टीचर्स हैं और जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने इथोपिया के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको शेप किया है। और इसी वजह से आज भी वहाँ इंडिया के लिए डीप रिस्पेक्ट है। और इथोपिया में पैन अफ्रीका ई नेटवर्क जो प्रोजेक्ट है उसका पायलट कंट्री था और जहाँ आईआईटी दिल्ली के साथ एजुकेशन शुरू हुआ। और आज इथोपिया से सबसे ज़्यादा अफ्रीकन स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ने आते हैं और अफ्रीका में मैक्सिमम पीएचडी स्टूडेंट्स इथोपिया के हैं जो इंडिया में स्टडी कर रहे हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट की बात करें अगर तो इंडियन कंपनीज जो है 1950s से इथोपिया में एक्टिव हैं। लेकिन 2006 के बाद इंडिया की जो लाइन ऑफ क्रेडिट की वजह से इन्वेस्टमेंट ने जो है रियल स्पीड जो है वो पकड़ी है। तो आज इंडियन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो $4 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है इथोपिया में। और फ्यूचर का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी एरिया वहाँ पे क्या है कि माइनिंग जैसे कि गोल्ड, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्रिटिकल मिनरल्स। ये मिनरल्स इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली जो रिन्यूएबल एनर्जी है, बैटरीज हैं या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए। और अगर इंडिया और इथोपिया मिलकर जो है माइनिंग प्रोजेक्ट्स डेवलप करते हैं तो ये स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है बन सकती है। और डिफेंस कॉपरेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इथोपिया को इंडिया ने 1956 में ही जो है मिलिट्री सपोर्ट देना शुरू कर दिया था।
और 2009 से इंडियन डिफेंस टीम इथोपियन फोर्सेस को ट्रेनिंग सपोर्ट दे रही है। और आज जो है बेसिकली बात करें तो आज इथोपियन मिलिट्री को न्यू ट्रेनिंग और मॉडर्न इक्विपमेंट की ज़रूरत है। और इंडिया के पास जो है कॉस्ट इफेक्टिव और जो बैटल टेस्टेड डिफेंस प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। तो इस साल डिफेंस कॉपरेशन का जो नया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है और जॉइंट डिफेंस कॉपरेशन कमेटी भी बनाई गई है। तो अब फ्यूचर की अगर बात करें तो इथोपिया अब जो है बेसिकली जो ब्रिक्स का मेंबर कंट्री बन चुका है और इंडियन इन्वेस्टमेंट को एक्टिवली इनवाइट जो है वो कर रहा है, स्पेशली जो फार्मास्यूटिकल्स है, एग्रो प्रोसेसिंग है, लाइट मैन्युफैक्चरिंग या फिर माइनिंग में। तो इंडिया अपने जो है टैक्स और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो है अपडेट करे और इथोपिया अपनी जो है बेसिकली फॉरेक्स और रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करे, तो दोनों कंट्रीज को ह्यूज बेनिफिट जो है हो सकता है। और जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, CFTA, ये इसके अंडर इथोपिया इंडियन कंपनीज के लिए पूरे अफ्रीका का एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब जो है वो बन सकता है। ओवरऑल जो है इंडिया इथोपिया का रिलेशंस फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और पीएम नरेंद्र मोदी और इथोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद, इनकी G20 मीटिंग जो ने इस पार्टनरशिप को और फ्रेश पुश दिया है। तो आने वाले डिकेड में इंडिया और इथोपिया के रिलेशंस अफ्रीका इंडिया कोऑपरेशन का बेस्ट एग्जांपल बन सकता है। ये इस पूरे आर्टिकल का बोलना है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे पीपल लेड क्लाइमेट इंटेलिजेंस मूवमेंट। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, MRV सिस्टम, यानी कि मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और जो वेरिफिकेशन है उसका सिस्टम। तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हर कंट्री को ये दिखाना होता है कि कितना जो पॉल्यूशन जो है वो हो रहा है और क्लाइमेट चेंज से अडाप्ट होने के लिए क्या प्रोग्रेस हुई है और क्लाइमेट फाइनेंस का यूज़ कैसे हो रहा है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 में इसको और स्ट्रांग बनाया गया, जहाँ पे ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर और जो ग्लोबल गोल ऑन अडाप्टेशन जैसे टूल्स जो है वो लाए गए। तो इंडिया भी मानता है कि स्ट्रांग डोमेस्टिक जो है मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन सिस्टम के बिना ट्रांसपेरेंसी वो पॉसिबल नहीं है और क्लाइमेट फाइनेंस भी तभी मिलेगा जब डेटा स्ट्रांग होगा। लेकिन इंडिया एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है बोलता है कि जो डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उनको MRV बनाने के लिए पैसा, यानी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी सपोर्ट चाहिए। और क्लाइमेट फाइनेंस जो है उसका कंट्रोल सिर्फ ऊपर के ऑफिसर्स तक जो है वो लिमिटेड नहीं होना चाहिए। और जो रियल इम्पैक्ट है वो बेसिकली जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन पर पड़ता है, जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो गई, फार्मर्स हो गए, फिशर्स हो गए, जो रोज़ क्लाइमेट चेंज को फेस करते हैं। इसलिए मॉनिटरिंग और जो डिसीजन मेकिंग में लीडरशिप भी उनकी उन्हीं के हाथ में होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि आज जो MRV सिस्टम है ज़्यादातर जो है सैटेलाइट्स, गवर्नमेंट फाइल्स और एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स पर डिपेंड करते हैं। लोकल लोगों की ऑब्जर्वेशन का कोई फॉर्मल रोल नहीं होता है। तो इसी गैप को जो फिल करने के लिए तमिलनाडु का बेसिकली बोला जा रहा है कम्युनिटी बेस्ड जो मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन सिस्टम है, ये फिल करता है सिस्टम। तो तमिलनाडु ने क्लाइमेट चेंज को का जो इम्पैक्ट है ग्राउंड लेवल पर क्लियरली वो दिखाता है। और इरोड जो वहाँ पे तमिलनाडु में है उसमें फार्मर्स बोलते हैं कि बारिश अब थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा गिरती है और गर्मी बढ़ रही है। तो और कुडलूर के कोस्ट पर समुद्र का जो नमक है ज़मीन के अंदर आ रहा है और मछली जो है पकड़ने का पैटर्न जो है वो बदल रहा है। तो नीलगिरीज में ट्राइबल कम्युनिटीज़ बताती हैं कि जंगल की जो नमी है कम हो रही है और जो फूल और पौधे हैं उनका साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लोकल लेवल पर जो है वो दिखती हैं, लेकिन पॉलिसी डिसीजन अक्सर रफ और जनरल डेटा पर बेस्ड होते हैं। और इस मॉडल मॉडल में विलेजेस खुद जो रेनफॉल है, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, फिश, इन सब का डेटा और कार्बन स्टॉक और जो एमिशंस है उसका डेटा वो कलेक्ट करते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको साइंटिफिक मॉनिटरिंग के साथ जो है जोड़ा जाता है और ये डेटा एक डिजिटल डैशबोर्ड में अपलोड होता है जो विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट और जो स्टेट लेवल डिसीजन मेकिंग है उसमें यूज़ होता है। मतलब गवर्नेंस अब जो है टॉप डाउन नहीं बल्कि जो कम्युनिटी प्लस गवर्नमेंट पार्टनरशिप जो है बन जाती है। तो ये इनिशिएटिव 2023 में यूके पैक्ट प्रोग्राम के अंडर जो है वो शुरू हुआ और 3 अलग-अलग इकोलॉजिकल एरियाज सेलेक्ट किए गए। एक तो नीलगिरीज माउंटेन्स वाला जो, और इरोड जो एग्रीकल्चरल और जो वेटलैंड है, और जो कुडालोर है कोस्टल और मैंग्रोव्स में। तो कम्युनिटीज़ ने खुद बताया कि क्या मेज़र करना चाहिए,
कैसे मेजर्स लेने चाहिए और कौन सा डेटा उनके लिए मीनिंगफुल जो है। तो आज हर जो है पायलट विलेज एक एनवायरमेंटल नॉलेज हब बन चुका है, ट्रेन मॉनिटर्स, फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स और रियल टाइम डेटा सिस्टम के साथ। तो इस इनिशिएटिव का सबसे बड़ा रिजल्ट ये है कि 35 कम्युनिटी क्लाइमेट स्टीवर्ड्स तैयार हो गए हैं, जो कि ये लोग सिर्फ जो है डेटा कलेक्ट नहीं करते बल्कि ट्रेंड्स जो है समझाते हैं, लोकल डिसीजंस में हेल्प करते हैं और फ्यूचर प्लानिंग में जो है रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड जो एमआरवी है उसका डेटा पंचायत लेवल पर जो है विलेज प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिजास्टर की जो प्रिपेयर्डनेस है और एग्रीकल्चरल एडवाइजरीज उसमें काम आता है, और स्टेट लेवल पर जो है तमिलनाडु एक्शन प्लान जो क्लाइमेट एक्शन प्लान्स हैं उसको सपोर्ट करता है। तो लॉन्ग टर्म में जो है इस सिस्टम को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआईज, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस और स्किल प्रोग्राम में इंटीग्रेट किया जा सकता है, और एक परमानेंट जो है ग्रीन वर्कफोर्स वो बनाई जाए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, आर मीथेन एमिशंस इन इंडिया बीइंग मिस्ड। तो यहाँ पे बोलते हैं मीथेन जो कि कार्बन डाई एक गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से 84 गुना जो है ज़्यादा पावरफुल है, और लैंडफिल जो फायर्स होती हैं उसका मेन रीज़न भी है। इंडिया में लगभग 15% जो मीथेन एमिशंस हैं वो वेस्ट सेक्टर से आते हैं, जहाँ क्विक एक्शन एक्शन जो है पॉसिबल है। और अभी तक जो मीथेन का एस्टिमेशन है ज़्यादातर जो मॉडल्स और पुराने डेटा पर बेस्ड है, जिससे एग्जैक्ट जो सोर्स है वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, और ग्राउंड लेवल मॉनिटरिंग जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है, और स्केल करना इसको काफ़ी टफ है। तो अब जो है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इस गैप को फिल कर रही हैं, जो मीथेन को बेसिकली रीजनल और जो हाई रेजोल्यूशन लेवल पर डिटेक्ट करती हैं। और इंडिया में रिसेंट सैटेलाइट स्टडीज़ ने दिखाया है कि बड़े जो लैंडफिल्स हैं उससे एमिशन ऑफिशियल एस्टिमेट से काफ़ी ज़्यादा है, और सैटेलाइट डाटा को ग्राउंड वेरिफिकेशन के साथ जोड़ने से टारगेटेड एक्शन और जो बेटर वेस्ट मैनेजमेंट है और जो क्लाइमेट गोल्स हैं उनको अचीव करना पॉसिबल हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट है, वाई आर ओबीसी लिस्ट इन बंगाल बीइंग स्क्रूटनाइज। तो यहाँ पे नेशनल बोलना है कि जो नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस है यानी एनसीबीसी, इसने रेकमेंड किया है कि जो वेस्ट बंगाल की सेंट्रल ओबीसी लिस्ट है उसमें से 35 कम्युनिटीज़ को हटा दिया जाए, और जिसमें ज़्यादातर जो मुस्लिम की कम्युनिटीज़ हैं, और ये कम्युनिटीज़ 2014 में सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में ऐड की गई थी। और उस टाइम पे जो स्टेट बैकवर्ड कमीशन क्लास कमीशन है उसने कहा है कि ये ग्रुप्स जो है सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, इसलिए उन्हें ओबीसी स्टेटस दिया गया, और ये डिसीजन सच्चर कमेटी और रंगनाथन मिश्रण कमेटी के बैकग्राउंड पर लिया गया था। और अब क्योंकि 2018 में जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट है उसमें कोई भी चेंज जो है वो पार्लियामेंट या जो है प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, तो यहाँ पे ये इसलिए फाइनल डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। तो यहाँ पे एनसीबीसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो ओबीसी कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ को देखती है। इसका काम है जो ओबीसी कम्युनिटीज़ की सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस एग्जामिन करना, सेंट्रल जो ओबीसी लिस्ट में इंक्लूजन या एक्सक्लूजन पर गवर्नमेंट को एडवाइस करना, और ओबीसी के वेलफेयर और जो स्टैंडर्ड्स है उसको मॉनिटर करना। तो एनसीबीसी बेसिकली 2018 के बाद 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, और इसके बाद जो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट है उसमें कोई भी चेंजेस सिर्फ पार्लियामेंट के थ्रू और प्रेसिडेंट के अप्रूवल से होता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, वाई वॉज एलॉन मस्क प्लेटफॉर्म एक्स फाइंड $140 मिलियन बाय द यूरोपियन यूनियन। तो एलॉन मस्क ने दिसंबर 6 को अपने प्लेटफॉर्म ट्विटर पर बोला कि यूरोपियन यूनियन को एबॉलिश कर देना चाहिए, और पावर वापस जो है इंडिविजुअल कंट्रीज जो है उनको वापस मिलनी चाहिए। तो ये रिएक्शन तब आया जब यूरोपियन यूनियन कमीशन ने जो है बेसिकली ट्विटर पर 120 मिलियन यूरोस का जो है फाइन लगाया। और यूरोपियन यूनियन का क्या कहना है कि जो ट्विटर है उसने ट्रांसपेरेंसी रूल्स वो तोड़े। सबसे बड़ा इशू है जो ब्लू टिक आता है उस पर ब्लू टिक चेक मार्क सिस्टम। पहले ब्लू टिक जो है सिर्फ वेरीफाइड लोगों को मिलता था, जैसे जर्नलिस्ट हो गए या ऑफिशियल्स हो गए, और एलॉन मस्क के टेक ओवर के बाद जो है ब्लू टिक जो है वो एक पेड प्रोडक्ट बन गया है, जिससे जो इम्पर्सोनेशन है और कन्फ्यूजन वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि जो ब्लू टिक है यूज़र्स को मिसलीड कर रहे हैं, एड्स का जो डेटा है क्लियर नहीं है, और रिसर्चर्स को जो पब्लिक डेटा का एक्सेस नहीं दिया जा रहा है।
तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने फाइन लगाया और ट्विटर को 60 दिन में फिक्स बताने को कहा, एक्शन प्लान देने को कहा। एलॉन मस्क ने इसे जो है ब्यूरोक्रेसी पे जो है अटैक बताया है और यूरोपियन यूनियन को अनइलेक्टेड बॉडी कहा है और सपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप और जो यूएस के लीडर्स वो भी ट्रंप के सपोर्ट में आ गए हैं। तो अभी क्लियर नहीं है एलॉन मस्क जो है इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे या नहीं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ज़ेलेंस्की ड्रॉप्स एम टू जॉइन नाटो एज टॉक्स इन बर्लिन कमेंस। जो यूक्रेन है उसने रशिया के साथ वॉर खत्म करने के लिए एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने कहा कि यूक्रेन जो है वो नाटो को ज्वाइन करने का जो गोल है वो उसने छोड़ दिया है। लेकिन इसके बदले जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनसे सिक्योरिटी गारंटीज़ जो है वो मांगी हैं। और ये यूक्रेन के लिए एक बड़ा मेजर पॉलिसी शिफ्ट है क्योंकि नेटो की जो मेंबरशिप है यूक्रेन के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी हुई थी। लेकिन रशिया शुरू से ही नाटो के जो एक्सपेंशन है उसके खिलाफ जो है रहा है। इसलिए ये मूव रशिया की एक बड़ी मेन डिमांड को भी मीट करता है। तो ज़ेलेंस्की ने ये भी क्लियर किया कि जो बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है जैसे यूरोप हो गया और दूसरे पार्टनर्स से प्रोटेक्शन एश्योरेंस चाहिए। और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है पहले से डिमांड कर रहे हैं कि यूक्रेन जो है नेटो का जो एम्बिशन है वो छोड़े और वहाँ कोई भी नेटो ट्रूप्स जो है ना हो। और टेरिटरी देने की बात है तो यूक्रेन का स्टैंड है कि टेरिटरी जो है वो रशिया को देने के लिए वो रेडी नहीं है यूक्रेन अभी, बट नेटो की मेंबरशिप को वो नहीं लेगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, 20,000 म्यांमार सोल्जर्स 200 ऑफिशियल्स डेजर्टेड सेज एक्स आर्मी ऑफिसर्स। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि म्यांमार की आर्मी में जो है बड़ा क्राइसिस चल रहा है। तो एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर के मुताबिक लगभग 20,000 ज़्यादा सोल्जर्स और जो 200 मिलिट्री ऑफिशियल्स म्यांमार मिलिट्री छोड़ चुके हैं। और ये डिसीजन फरवरी 2021 में मिलिट्री कूप के बाद जो है शुरू हुआ, जब आर्मी ने सिविलियंस पर क्रैकडाउन किया। और कैप्टन जो है वो खुद आर्मी छोड़ चुके हैं, कहते हैं कि मिलिट्री ने सिविलियंस को मारा, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस किए। तो बहुत से सोल्जर्स इस वायलेंस का हिस्सा बनना नहीं चाहते और ये सब ऑफिसर्स जो है इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड बॉर्डर पर जो है एरियाज़ में रह रहे हैं। और कैप्टन ने कहा कि जो जनता है वो उसकी इलेक्शन से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और म्यांमार में डेमोक्रेसी के लिए जो आर्म्ड रेजिस्टेंस है वही लास्ट ऑप्शन जो है वो बन चुकी है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो कैसा लगा बताइएगा, लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।